हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फूड सेफ्टी के बारे में। किसके बारे में? फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये फूड सेफ्टी होती क्या है? फूड सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी जो भी भोज्य पदार्थ तैयार किया गया है वो मनुष्य के लिए जो मनुष्य उस भोज्य पदार्थ को खा रहा है या उसे ग्रहण कर रहा है वो उसके लिए स्वीकार्य है, कोई नुकसानदेह नहीं है। यही क्या कहलाता है? फूड सेफ्टी कहलाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी ना, तो हमने क्या कहा कि इसे क्या बोलते हैं? इसे खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि फूड सेफ्टी क्या होता है? इसे खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। या जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह मनुष्य के लिए स्वीकार्य है। वह मनुष्य के लिए नुकसानदेह नहीं है। वह जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह मनुष्य के लिए स्वीकार्य है ना। और फूड सेफ्टी क्या है? ये एक प्रकार की खाद्य सुरक्षा है। फूड सेफ्टी एक प्रकार की खाद्य सुरक्षा है। जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह मनुष्य के लिए स्वीकार्य है, नुकसानदेह नहीं है। यही क्या कहलाता है? फूड सेफ्टी कहलाता है। और इसके बारे में और अच्छा समझने चाहें तो ये क्या है कि फूड सेफ्टी एक प्रकार का, और इसको अलग तरीके से देखें तो फूड सेफ्टी क्या है? एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आश्वासन है। क्या है? आश्वासन है। फूड सेफ्टी क्या है? एक प्रकार का आश्वासन है। और कि जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं वह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखिए इसकी कितनी तरीके से परिभाषा समझ रहे हैं ना हम लोग। इसे हमने क्या कहा? या तो आप इसको बोलिए ना, और या तो आप इसको कहिए। क्या है कि इसे खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह मनुष्य के लिए क्या है? स्वीकार्य है। और या तो आप इसको बोलिए कि फूड सेफ्टी क्या है? एक प्रकार का आश्वासन है कि जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं वह मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए अच्छा है। तो ये इतने दो तरीके से परिभाषा हो गई। और इसको हम लोग समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको किस तरीके से समझें? अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ है फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा, अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है यह आश्वासन कि अपने इच्छित उपयोग के अनुसार भोजन मानव उपभोग के लिए अच्छा है। भोजन मानव उपभोग के लिए अच्छा है। तो ये क्या हम लोगों ने तीन तरीके से समझाना इसको कि फूड सेफ्टी क्या है। हमने यही समझा
कि फूड सेफ्टी क्या है कि जो भी भोज्य पदार्थ मनुष्य ग्रहण कर रहा है वह मनुष्य के लिए स्वीकार्य है, वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह मनुष्य के लिए अच्छा है। यही फूड सेफ्टी कहलाता है, यही खाद्य सुरक्षा कहलाता है ना। और देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की समझ, खाद्य सुरक्षा की समझ को दो अन्य संकल्पनाओं, खाद्य सुरक्षा की समझ को दो अन्य संकल्पनाओं अविषालुता, अन्य संकल्पनाओं अविषालुता और क्या, और संकट को परिभाषित करके उन्नत किया जा सकता है, उन्नत किया जा सकता है। अब इसमें दो शब्द आए हैं, एक क्या है अविषालुता है और दूसरा क्या है संकट को परिभाषित करके। तो इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए फूड सेफ्टी में हमने क्या समझा, खाद्य सुरक्षा की समझ को दो अन्य संकल्पनाएं। अब ये दो अन्य संकल्पनाएं कौन सी हैं, एक अविषालुता है, दूसरा क्या है कि संकट मतलब खतरा ना। तो फूड सेफ्टी में इन दोनों की समझ को हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या होता है। तो पहले फूड सेफ्टी के लिए इन दो शब्दों को समझना आवश्यक है, क्या क्या, एक अविषालुता है, दूसरा क्या है संकट। इसको हम लोग समझते हैं। तो ये देखते हैं कि फूड सेफ्टी में, फूड सेफ्टी ना, फूड सेफ्टी में इन दो शब्दों को समझेंगे। कौन कौन से शब्द हैं कि अविषालुता है, अविषालुता है ना, अविषालुता, इसे क्या बोलते हैं टॉक्सिटी ना। और दूसरा क्या है कि संकट, संकट या खतरा ना। और इसको क्या बोलते हैं, संकट या खतरा को हैजार्ड, संकट, खतरा या हैजार्ड। तो हम लोग इन दो शब्दों को, फूड सेफ्टी को समझने के लिए इन दो शब्दों को समझना आवश्यक है। कौन कौन से, एक टॉक्सिटी है, दूसरा हैजार्ड है। तो इसको समझते हैं कि फूड टॉक्सिटी क्या है, फूड टॉक्सिटी एक सीमा है, क्या है, एक सीमा है, अर्थात कोई पदार्थ किस सीमा तक कोई पदार्थ किस सीमा तक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। यही क्या है, यही अविषालुता कहलाती है। यही क्या कहलाती है, यही अविषालुता कहलाती है, अविषालुता कहलाती है। तो हमने क्या समझा, फूड टॉक्सिटी क्या है, यह एक सीमा है ना, कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी खाद्य पदार्थ कब बनता है और कब क्या होता है, कब एक्सपायर होता है, मतलब कब उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उसके बाद वो जो एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद क्या होता है, वह भोज्य पदार्थ आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट का ले लीजिए, चाहे वो खाने को ले लीजिए, कुछ भी आप कोई भी देखिए, मतलब कोई भी आप खाद्य सामग्री ले लीजिए, कुछ भी वो सब क्या है कि आप उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना। कोई ऑयल वगैरह लीजिए, सब पे लिखा होता है कि ये अब बना है और ये अब एक्सपायर होगा, अब इसके बाद इसको इस
बीच में ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो फूड, ये अविशालता क्या होती है? फूड टॉक्सिटी है, एक सीमा है, वो सीमा निर्धारित की जाती है कि अर्थात कोई पदार्थ किस सीमा तक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, और उस सीमा उसके बाद क्या है कि वो पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ है जो आप उसके बाद आप लेंगे तो वह किस सीमा तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, यही क्या कहलाता है? अविशालता कहलाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? टॉक्सिटी क्या कि हैजार्ड के बारे में। यह क्या है? यह वह सापेक्षित संभावना है, वह सापेक्षित संभावना है जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब होता था। पदार्थ को क्या है? खराब होता, या पदार्थ को किसी प्रस्तावित पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए, उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। तो क्या है कि हमने क्या देखा कि हैजार्ड क्या है? यह वह सापेक्षित संभावना है ना, वह सापेक्षित संभावना है जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब होता, या कि मतलब जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके बाद क्या है, ये खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाएगा ना। पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए, उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। उसके बाद क्या है? उसके फलस्वरूप आप यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब आगे क्या देखते हैं कि संकट के प्रकार। अब ये जो खतरा है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो संकट के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभी ये देखिए, आप लोगों को कम समझ में आया होगा कि खतरा क्या है, मतलब इसमें ये सीमा है क्या है कि मतलब इस टाइप से अगर ये चीज़ें होंगी तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अभी जब इसको मतलब और आगे पढ़ेंगे कि संकट के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, या खतरा 3 है कौन कौन से, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आगे क्या देखते हैं कि संकट के प्रकार। तो संकट के प्रकार क्या है कि तो देखते हैं कि संकट के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से संकट होते हैं? एक होता है फिजिकल यानी भौतिक संकट, फिजिकल हैजार्ड यानी भौतिक संकट, और दूसरा होता है रासायनिक संकट। दूसरा क्या है? रासायनिक संकट, और इसको क्या बोलते हैं? केमिकल हैजार्ड। और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है जैविक संकट। जैविक संकट, अब इसको जैविक संकट को क्या बोलते हैं कि बायोलॉजिकल हैजार्ड।
तो हमने क्या देखा कि जो संकट है या जो खतरा है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक संकट हो गया, दूसरा रासायनिक संकट हो गया, तीसरा क्या हो गया, मतलब जैविक संकट। यानी एक क्या है भौतिक संकट यानी फिजिकल संकट ना, फिजिकल हैजार्ड, और दूसरा रासायनिक यानी केमिकल हैजार्ड, तीसरा है क्या है, तीसरा बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो 3 खतरे हो गए। अभी इसको समझते हैं ये तीनों खतरे में क्या होता है। जैसे भौतिक संकट की बात की जाए यानी फिजिकल हैजार्ड, तो ये क्या होता है, ये वह है कि आपके अनजाने में आपके भोज्य पदार्थ में कोई चीज़ें गिर जाए ना, जिसे अनजाने में कोई भी पदार्थ आप गिर जाए, आप मतलब भौतिक संकट, ये भौतिक संकट कहलाता है। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं तो उसमें क्या गिर जाए, क्लचर टूट के गिर जाए। आप खाना बना रहे हैं उसमें बाल टूट कर गिर जाए। आप खाना बना रहे हैं तो मतलब आटा गूँथ रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपका मतलब आपने रिंग पहनी हुई है, रिंग ही चली जाए। तो मतलब क्या है, ये सब भौतिक संकट है। ये क्या है, फिजिकल है, फिजिकल हैजार्ड है ना। तो अब आगे इसमें देखते हैं कि ये क्या है, फिजिकल हैजार्ड, भौतिक संकट, कि ये वो संकट है, ये वो संकट है कि जो खाद्य पदार्थ, ये वो संकट है जो खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते, में नहीं पाए जाते हैं ना, जो खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में ये क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो हमने तो यही बात की कि वो क्या है, वो बाल क्या कोई जानबूझ के डाल दे रहा है, क्लचर टूट के गिर जा रहा है, ना कि उसको डाल दिया जा रहा है। आटे गूंथते समय आपकी रिंग उसमें चली गई ना अनजाने में चला गया, और ना कि उसमें आप आपने जान कर डाला। तो ये सब क्या है, ये वो संकट है जो खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते, जो क्या होते हैं, जाने अनजाने में क्या होते हैं, जाने अनजाने में गिर जाते हैं। अर्थात क्या है, अर्थात जाने अनजाने में खाद्य पदार्थ में पहुंच जाते हैं। जैसे क्या है, कंकड़, बटन, स्क्रू, बाल ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जाने अनजाने में चले जाना। आटा गूंथते समय अंगूठी गिर जाए, लकड़ी का टुकड़ा, किल गिर जाए, माचिस की तीली चली जाए, और ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये फिजिकल हैजार्ड में हमने क्या समझा कि ऐसे संकट, ये वो संकट है जो जाने अनजाने में क्या होते हैं कि भोज्य पदार्थ में गिर जाते हैं, जो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, जब उसे आहार में लेते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि भोज्य पदार्थ में बाल का गिर जाना, भोज्य पदार्थ में बटन का गिर जाना, भोज्य पदार्थ में देखिए कोई चावल जब साफ़ करता है, आप दाल साफ़ करिए, कभी कभी इसमें कंकड़ चले जाते हैं ना। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो क्या है कि जाने अनजाने में चली जाती हैं, कोई व्यक्ति जानबूझकर नहीं डालता है। स्क्रू चला जाना, आप क्या है कि आटा गूंथते समय क्या होता है कि अंगूठी गिर जाए, लकड़ी का टुकड़ा चला जाए, और क्या है क्लचर गिर जाना। मतलब काफ़ी सारी ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एग्जाम्पल तौर में है। आप माचिस की तीली, आप माचिस का यूज़ कर रहे हैं, माचिस की तीली चली जाए, तो ये सब क्या है, ये सब भौतिक संकट के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रासायनिक संकट।
रासायनिक संकट। रासायनिक संकट क्या होता है? अगर जो कलर क्या है वो बैन होते हैं, जो कलर बैन होते हैं, जिस कलर का यूज़ नहीं करना है, जिस कलर पे रोक लगाया है, उस कलर का यूज़ करना खाद्य पदार्थ में ये क्या कहलाता है? रासायनिक संकट कहलाता है। या उस खाद्य पदार्थ का यूज़ करना जिसमें वो कलर मिला हुआ है, तो ये कैसा संकट है? रासायनिक संकट है। तो क्या है, हमने क्या समझा कि जो कलर बैन है, जो कलर बैन है वो कलर खाद्य पदार्थ में यूज़ करना, जो कलर बैन है वो कलर खाद्य पदार्थ में यूज़ करना क्या कहलाता है? रासायनिक संकट कहलाता है। रासायनिक संकट है। या कोई ऐसा कलर, जो मतलब जो उसकी मात्रा जितनी डालनी चाहिए उससे अधिक हो जाए, तो या कोई ऐसा कलर जो ज़रूरत से मात्रा से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें। और भी मतलब कई पदार्थ, जैसे कि आप बर्तन धुलते हैं तो बर्तन धुल में विम साबुन, आप मतलब कोई भी आप साबुन है जो बर्तन धुलने वाला साबुन होता है, वो सब साबुन क्या है आपके बर्तन में मतलब लगा रह जाए, उसके बाद आप खाने में उसको यूज़ करें, तो ये क्या है? ये रासायनिक संकट है। बर्तन धुलते समय साबुन का छूट जाना, बर्तन धुलते समय साबुन का छूट जाना, ये सब क्या है? छूट जाना जो खाद्य पदार्थों में चले जाते हैं। और क्या आप कीटनाशक दवाइयाँ भी लिख सकते हैं? कीटनाशक दवाइयाँ ना, तो कीटनाशक दवाइयाँ ये सब क्या है? ये सब रासायनिक संकट के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि खाद्य पदार्थों में ये मिलावट क्या होते हैं? ये अदृश्य मिलावट होते हैं ना, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्या कलर जो है ज़्यादा मिल जाएगा, क्या वो दिखाई देगा? जो कलर बैन है आप उस कलर का यूज़ करते हैं तो क्या वो कलर दिखाई देगा? नहीं। तो क्या है कि खाद्य पदार्थों में अदृश्य मिलावट, अदृश्य रासायनिक संकट। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि कीटनाशक अवशेष, कीटनाशक अवशेष, और क्या? मिलावट करना, मिलावट करना, और पशु चिकित्सीय अवशेष, और क्या है? स्वीकृति खाद्य मिलावटों की अधिकता, और मार्जन रसायन। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? खाद्य पदार्थों में
अदृश्य रासायनिक संकट जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, कीटनाशक अवशेष हो गया, मिलावट करना और पशु चिकित्सीय अवशेष हो गया, स्वीकृति खाद्य मिलावटों की अधिकता हो गई, मार्जन रसायन हो गया। तो ये सब क्या है कि स्वीकृति खाद्य मिलावटों की अधिकता, मतलब जो मतलब खाद्य पदार्थ में जो भी कलर वगैरह है ये मिलाना है, स्वीकृति है, लेकिन वो ज़रूरत से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वीकृति खाद्य मिलावटों की अधिकता। और एक नोट कर लीजिए, अस्वीकृति खाद्य मिलावटें, मतलब जो कलर बैन है उसके बाद भी कलर रोक लगाई गई है, कोई बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन पर रोक लगाया गया है, उसके बाद भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो अस्वीकृति खाद्य मिलावटों के अंतर्गत आएगा। तो इतना हम लोगों ने क्या देखा, खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट। अब आगे देखते हैं कि और ये क्या होते हैं, ये खाद्य पदार्थ में क्या होते हैं, जाने अनजाने में या तो मिल जाते हैं या क्या कर दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं ना, जाने अनजाने में कि ये या तो मिल जाते हैं, कभी कभी अनजाने में मिल जाता है, जो ज़्यादा हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको जानबूझकर मिलाया जाता है। तो ये क्या है कि इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं जैविक संकट। क्या देखते हैं, जैविक जिसमें जान हो, जो ग्रो कर सके, जो बढ़े, वो क्या कहलाता है, जैविक संकट कहलाता है। जिसमें जान हो, जो ग्रो कर सके, जो क्या है, जो बढ़े, जिसमें वृद्धि हो, वो क्या कहला सकता है, क्या कहलाता है, जैविक संकट कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि ये जैविक संकट क्या होते हैं कि 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, विजुअल बायोलॉजिकल हैजार्ड। पहला विजुअल बायोलॉजिकल हैजार्ड, और दूसरा क्या है, न दिखाई देने वाला। इसे और किस नाम से बोलते हैं जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल, कि जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। तो ये क्या है कि जिसमें जैविक संकट, जिसमें जान हो, जो ग्रो कर सके और जो बढ़े, वही क्या कहलाता है, जैविक संकट के अंतर्गत आता है। जैविक संकट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि विजुअल, जिसे हम देख सकते हैं ना, और दूसरा क्या होता है कि जो नहीं दिखाई देते हैं। 2 हो गए, ना दिखाई देने वाला। अब आगे देखते हैं क्या, जो दिखाई देने वाले होते हैं। अब दिखाई देने वाले में क्या क्या होता है, कि मक्खी है, मच्छर है, काकरोच है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें अगर खाद्य पदार्थ में पड़ जा रही हैं तो हम लोगों को दिखाई देंगे। क्या क्या, मक्खी, मच्छर, तो ये क्या है कि मक्खी, मच्छर, काकरोच, घुन, कृमि, तो ये सब दिखाई देने वाला जैविक है। क्या है, दिखाई देने वाला जैविक। और अगर देखिए इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि न दिखाई देने वाला जैविक। क्या, न दिखाई देने वाला जैविक। अब न दिखाई देने वाले में क्या है, बैक्टीरिया, फफूंद,
यीस्ट, और ये क्या होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। इसे माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड। किसे, जो एक दिखाई देने वाले होते हैं जिसमें मक्खी, मच्छर, घुन, ये सब चीज़ें होती हैं ना, और दूसरा क्या है कि न दिखाई देने वाले उसमें बैक्टीरिया, फफूंद, यीस्ट, ये सब क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसे माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं ना, इसे माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड करते हैं। ये रोग क्या करते हैं, ये रोग को उत्पन्न करते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं। ये खाद्य से संबंधित होते हैं। ये क्या होते हैं, ये खाद्य से संबंधित होते हैं। ये खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। और ये सबको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, जैविक संकट दो प्रकार के होते हैं, एक दिखाई देने वाले, एक ना दिखाई देने वाले। और जो ना दिखाई देने वाले उसमें फफूंद, बैक्टीरिया और क्या, यीस्ट, ये सब चीज़ें हैं ना। और दिखाई देने वाले मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, घुन, कृमि, ये सब चीज़ें आती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं फूड क्वालिटी। अभी हम लोगों ने फूड सेफ्टी देखा, अब हम लोग देखते हैं फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी, इसमें देखते हैं इसका महत्वपूर्ण घटक क्या है, फूड सेफ्टी है। इसका घटक इसका महत्वपूर्ण घटक क्या है, फूड सेफ्टी है। फूड क्वालिटी उन गुणों की ओर, फूड क्वालिटी तो इसका महत्वपूर्ण घटक क्या है, फूड सेफ्टी है ना। और इसका महत्वपूर्ण घटक फूड सेफ्टी है। फूड क्वालिटी उन गुणों की ओर संकेत करती है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद के गुणों को प्रभावित करती है। इसका महत्वपूर्ण घटक क्या है, फूड सेफ्टी है। फूड क्वालिटी उन गुणों की ओर संकेत करती है जो कि उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद के गुणों को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। और देखते हैं कि प्रभावित करती है, इसमें नकारात्मक गुण जैसे सड़ना और संदूषण और क्या है, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा खतरे और साथ ही सकारात्मक गुण भी शामिल है।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसका महत्वपूर्ण घटक क्या है, फूड सेफ्टी है ना। फूड क्वालिटी उन गुणों की ओर संकेत करती है जो कि उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद के गुणों को प्रभावित करती है। इसमें नकारात्मक गुण जैसे कि क्या है, सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, मतलब किसी चीज़ को मिला देना, और अपमिश्रण हो गया, खाद्य सुरक्षा के खतरे कि अगर वो सुरक्षित नहीं है, ये सब क्या है, ये सब हानि क्या है कि सकारात्मक गुण भी इसमें, और साथ में क्या होता है, इसमें सकारात्मक गुण भी शामिल होते हैं। तो ये क्या कहलाया, फूड क्वालिटी कहलाई। क्या कहलाया, ये सब कि अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा खतरे और साथ ही सकारात्मक गुण भी शामिल हैं। ये सब क्या कहलाते हैं कि जैसे कि इसमें और लिख लीजिए, जैसे रंग, सुगंध, बनावट, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता का प्राथमिक और महत्वपूर्ण घटक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, फूड क्वालिटी देखा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि फूड क्वालिटी को क्या करते हैं, फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या मानक निर्धारित होते हैं ना। और वो देखिए बहुत स्तर पर कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इन सब चीज़ों पे होते हैं। कंपनी के मानक अलग होते हैं, तो सबके मानक क्या होते हैं, कुछ क्षेत्रीय मानक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय मानक होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि कंपनी मानक होते हैं। तो मानक निर्धारित, मतलब फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। तो फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। अब ये मानक कितने प्रकार के होते हैं, ये मानक कई होते हैं। पहला क्या है, क्षेत्रीय मानक, क्षेत्रीय मानक, कंपनी मानक, और तीसरा क्या है कि राष्ट्रीय मानक, राष्ट्रीय मानक। तो हमने क्या देखा कि क्षेत्रीय मानक, कंपनी मानक, राष्ट्रीय मानक और चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानक। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्षेत्रीय मानक। अब ये क्षेत्रीय मानक क्या होता है, यह मानक क्या होते हैं, भौगोलिक, जलवायु, यह मानक भौगोलिक, जलवायु, कौन से क्षेत्रीय मानक जो होते हैं, ये मानक भौगोलिक, जलवायु इत्यादि इत्यादि क्या है कि इत्यादि सारे क्षेत्रीय समूहों के, क्षेत्रीय समूहों के जहाँ पर क्षेत्र जलवायु क्या होता है कि क्षेत्रीय समूहों के जहाँ पर क्षेत्र जलवायु सब एक जैसा हो, सब एक जैसा हो, उनका मानक बनाया जाता है। मतलब कि जहाँ की जलवायु ना
जहाँ की जलवायु एक जैसी होगी, जहाँ का मौसम एक जैसा होगा, वहाँ पर क्या होते हैं, उस एरिया में मानक जो हैं वो एक जैसे बनाए जाएंगे। वहाँ पर मानक जो है वो अलग नहीं होगा, मतलब क्षेत्र पर कि निर्धारित होगा कि यहाँ पर इस तरीके का मानक होगा। क्योंकि देखिए जहाँ पर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर अलग चीज़ें, खाद्य पदार्थ, वहाँ पर अलग उन लोगों की खाने की जीवन शैली, तो रहन सहन सब कुछ अलग होगा। और जहाँ बहुत ठंडा रहता होगा वहाँ पर वो लोग खाने के लिए हर चीज़ उन लोगों की अलग होती होंगी। तो ये क्या है कि यह मानक जो है भौगोलिक, जलवायु इत्यादि सारे क्षेत्रीय समूहों के, जहाँ पर क्षेत्र जलवायु सब एक जैसा हो, उनका मानक बनाया जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये क्षेत्रीय मानक हो गया ना। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनी मानक। कंपनी मानक। अब ये कंपनी मानक क्या होता है? ये मानक जो कंपनी क्या करती है, ये मानक जो कंपनी स्वयं के उपयोग के लिए मानक बनाती है। तो ये कंपनी मानक क्या होता है, ये मानक कंपनी स्वयं के उपयोग के लिए क्या करती है कि मानक बनाती है। कंपनी अपना मानक खुद से निर्धारित करती है। क्या है कि खुद से निर्धारित करती है। कंपनी मानक राष्ट्रीय मानक की नकल होती है। तो हमने क्या देखा, कंपनी मानक, जो मानक, ये मानक क्या होते हैं, स्वयं, मतलब जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर सब चीज़ें वो मानक निर्धारित करते हैं खुद से। सारी चीज़ें वो खुद से निर्धारित करते हैं। कहाँ पर, न कंपनी पर। और अगर यहाँ पर बात की गई है क्षेत्रीय, तो एक विशेष क्षेत्र जहाँ पर देखिए कि हमेशा ठंडक पड़ती है, तो जहाँ की जलवायु एक जैसी है, वहाँ पर क्षेत्रीय मानक मतलब क्षेत्रीय मानक होते हैं वहाँ पर। और ये क्या हो गए, कंपनी मानक हो गए। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय मानक। अब ये राष्ट्रीय मानक क्या होता है, ये तो FSSAI और ISI ये सब क्या है, ये सब राष्ट्रीय मानक हैं। ये सब राष्ट्रीय मानक है। ये अपना मानक जो है खुद बनाते हैं। ये अपना मानक खुद बनाते हैं। ये अपना मानक जो है वो खुद बनाते हैं, वो पूरे देश में। और ये जो मानक निर्धारित करेंगे वो पूरे देश में स्वीकार होगा। निर्धारित करेंगे वो पूरे देश में स्वीकार्य होगा। तो हमने क्या देखा, राष्ट्रीय मानक में FSSAI, ISI ये सब क्या है, राष्ट्रीय मानक हैं। ये अपना मानक क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और जो मानक ये निर्धारित करते हैं वो पूरे देश में उसी मानक को माना जाता है। तो वो क्या होगा कि पूरे देश में स्वीकार्य होगा ना। तो यही क्या कहलाता है, यही राष्ट्रीय मानक कहलाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हमने क्या देखा, क्षेत्रीय मानक देखा, हमने क्या देखा कि हमने राष्ट्रीय मानक देखा, हमने कंपनी मानक देखा। अब हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक।
अंतर्राष्ट्रीय मानक, इसमें कौन कौन से होते हैं? CAC और क्या होता है? ISO। CAC ISO ये क्या होते हैं? ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक किससे बनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक इन्हीं दोनों इन सबसे बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय किससे बनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक इन्हीं से बनाए जाते हैं ना। और इसमें क्या हम लोगों ने देखा? एक ISO, इसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ना, ISO। और CAC यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन। तो ये क्या हो गया? CAC। तो ये दोनों क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं कि ये अपना मानक खुद बनाती हैं। वो भी क्या है कि वो काफ़ी जगहों पे वो पूरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाती हैं, तो वो हर जगह वही मानक निर्धारित किए जाते हैं। और ये कौन है? ISO और CAC यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि भारत के खाद्य एवं मानक नियमन। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के खाद्य एवं मानक नियमन क्या देखेंगे कि भारत के खाद्य एवं मानक नियमन। अब हम इसको देखते हैं ना कि भारत के खाद्य एवं मानक नियमन क्या हैं। अब भारत के खाद्य एवं मानक नियमन इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? पहला ये स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण, इसमें क्या होता है कि भारत में कुछ स्वैच्छिक क्या होती हैं कि श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं। तो भारत में कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और क्या है कि अंकन योजनाएं हैं। और ये योजनाएं क्या हैं कि जैसे इसमें कौन सी योजनाएं हैं? जैसे क्या है कि योजनाएं हैं जैसे भारतीय मानक ब्यूरो और BIS का और ISI मार्क और एग मार्क और क्या ISI और एग मार्क। तो ये क्या है? स्वैच्छिक भारत के खाद्य एवं मानक नियमन, स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। भारत में कुछ जो है वो स्वैच्छिक श्रेणीकरण एवं अंकन योजनाएं हैं जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो का ISI मार्क और एग मार्क है। अब आगे देखते हैं ये एग मार्क जो है, एग मार्क उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए
कृषि उत्पादों पर। किस पर? कृषि उत्पादों पर। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक मार्ग क्या है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों कच्चे एवं संसाधित ना। तो एक मार्ग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों कच्चे एवं संसाधित के प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक योजना है। और इसमें कुछ देखते हैं कि क्योंकि क्या है कि सरकार के बहुत से नियम हैं, क्योंकि सरकार के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार की बहुत से नियम हैं। सरकार के बहुत से नियम है। खाद्य उद्योग को इसका उपयोग करना बहुत कठिन लगने लगा। अतः सभी नियमों को एकत्रित करके सन 2006 में भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम क्या FSSA ना 2006 पारित किया। इसी के अंतर्गत FSSAI की स्थापना हुई और ये 2011 से काम करने लगा। कि स्थापना हुई, ये कब से? 2011 से काम करने लगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक मार्ग उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, ये एक मार्ग का ये जो चिन्ह है ये किस पे लगाया था? कृषि उत्पादों पर। और ये कच्चे एवं संसाधित के प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक योजना है। क्या है कि क्योंकि सरकार के बहुत से नियम हैं और ये क्या है, खाद्य उद्योग को इसका उपयोग करना बहुत ही कठिन लगने लगा ना। तो ये क्या करने लगे कि जब इसका नियम का पालन करना ही बहुत कठिन लगने लगा, अतः सभी नियमों को एकत्रित करके, मतलब जितने भी नियम हैं सारे नियमों को एकत्रित करके, कब? सन 2006 में भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम यानी FSSA 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSA, इसके अंतर्गत क्या है, बहुत सारे नियमों को एकत्रित करके एक ही में जोड़ दिया गया था। और वो क्या है कि भारत सरकार ने किसको? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSA 2006 पारित किया। और यही 2006 जो पारित किया, इसी के अंतर्गत FSSAI की स्थापना हुई और ये 2011 से काम करने लगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो देखिए 2006 में, कब? 2006 में
भारत सरकार ने क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम मतलब इसी को क्या बोलते हैं, FSSA, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, और 2006 में पारित किया। इसी के अंतर्गत क्या है, FSSAI ना, FSSAI की स्थापना हुई और कब, 2011 से ये काम करने लगा ना। तो कब, 2011 से काम करने लगा। तो सरकार के बहुत से नियम थे, सारे नियमों को जोड़कर उन्होंने क्या किया, 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSA को लाया ना, FSSA को लाया और 2006 पारित किया, और इसी के अंतर्गत क्या आया, FSSAI की स्थापना हुई और 2011 से यह काम करने लगा। अब आगे क्या देखते हैं कि इतना हम लोगों ने देखा और इसको बहुत अच्छे से समझा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के अंतर्गत ना अब देखते हैं कि इसी के अंतर्गत इसी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ना, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 क्या है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम का उद्देश्य था खाद्य से संबंधित नियमों, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना, इसी को क्या बोलते हैं, FSSAI ना, FSSAI ना की स्थापना इसी एक्ट के अंतर्गत हुई। इसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत या के अंतर्गत हुई या की गई। तो हम लोगों ने क्या देखा, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब आया, 2006 में। ये क्या है, ये अधिनियम है ना। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना, मतलब जितना भी खाद्य से संबंधित नियम है सभी को इकट्ठा करना था। किसका, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो 2006 आया था, उसका उद्देश्य था कि खाद्य से संबंधित जो नियम है और जो कि जैसा कि है कि सरकार के बहुत से नियम होते हैं, तो सभी को क्या करना था, इकट्ठा करना था ना, नियमों को इकट्ठा करना यानी समेकित करना। FSSAI की स्थापना इसी एक्ट के अंतर्गत हुई थी ना। किसके अंतर्गत, FSSAI की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई और ये कार्यरत कब हुआ, 2011 में। अब आगे देखते हैं कि FSSAI, इसके बारे में देखते हैं। अब इसको देखते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड और क्या है कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये क्या है कि इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए विज्ञान आधारित
मानक निर्धारित करने कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, निर्धारित करने और उसके निर्माण भंडारण वितरण विक्रय और क्या है कि आयात के नियंत्रण के लिए की गई थी ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो ये क्या है कि FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और क्या है कि उसके निर्माण भंडारण वितरण विक्रय और आयात के नियंत्रण के लिए भी की गई थी ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो खाद्य पदार्थ थे उसमें वो पौष्टिक और खाद्य पदार्थ क्या है कि सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की मतलब उसको उपलब्ध कराया जा सके ना। तो ये क्या है कि FSSAI। अब देखते हैं ECA, यानी देखते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA। ये क्या है कि ECA आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये क्या है, ये कब आया 1955 में। ये कब आया था 1955 में आया था। तो ECA यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है उसको हम लोगों ने देखा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI यानी फसाई जो हम लोग बोलते हैं फसाई, क्या उसको के फुल फॉर्म क्या है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना। तो ये क्या है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम ये कब आया था 1955 में आया था। तो ये कब आया था 1955 में। और देखते हैं कुछ चीज़ें कि इसमें देखते हैं कि भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम इसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और एडल्ट्रेशन। हाँ, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन।
तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। भोजन में मिलावट के रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या शुरू किया था? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं कि प्रिजर्वेशन फूड एडल्ट्रेशन ना, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे PFA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PFA, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। तो ये क्या कहलाया? ये निवारण अधिनियम किसके लिए था? कि ये एक्ट, एडल्ट्रेशन एक्ट, ये कब आया था? 1954 में। कब आया? 29 सितंबर 1954 में आया था। तो हम लोगों ने क्या देखा? ये कब आया? 1955 में आया ना। और अगर खाद्य मिलावट के लिए भोजन में जो मिलावट की जाती है उसके लिए, उसके निवारण, उसको रोकने के लिए, उसके निवारण के लिए कौन सा अधिनियम आया? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। यानी जो खाद्य में या भोज्य पदार्थ में जो मिलावट की जाती है, और इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। PFA किसके लिए कार्य करता है? तो ये मिलावट के लिए होता है, जो भोजन में मिलावट की जाती है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। और ये एक्ट कब आया? 24 सितंबर 1954 को आया। कब आया? 24 सितंबर 1954 को आया। सॉरी, ये 24 नहीं, ये 29 है। 29 सितंबर 1954 को आया था। और लागू कब हुआ? लागू 1 जून 1955 में हुआ। तो लागू कब हुआ? ये 1 जून 1955 में हुआ। और कब आया? 29 सितंबर 1954 में। अब आगे देखते हैं कि फल और सब्जी उत्पाद आदेश। फल और सब्जी उत्पाद आदेश। इसमें क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या है कि फ्रूट प्रोडक्ट FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ये कब आया? 1955 में। कब? 1955 में ये भी आया। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्ड ना, 1955 में आया। और पहले यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा कौन सी? कि धारा 3 के अंतर्गत था। 2006 में से जुड़ा। और यह 2006 में किससे जुड़ा? FSSAI यानी FSSAI से ये 2006 में आके जुड़ा। कौन? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्ड। ये 1955 में आया और आके ये 2006 में किससे जुड़ा? ये FSSAI से जुड़ गया। क्योंकि ये मतलब सरकार के बहुत से नियम थे, उन सबको जोड़कर उसने क्या बनाया था? FSSAI ना। उसके बाद क्या आया कि उसी के अंतर्गत FSSAI आया ना। और ये कब लागू हुआ? 2011 में लागू हुआ ना। और हमने क्या देखा कि इसका फुल फॉर्म देखा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम लोगों ने देखा ना। और हमने क्या देखा? हमने इसके बारे में पूरा अच्छे से समझा। अब ये फल और सब्जी उत्पाद आदेश, इसके बारे में देखा। फूड प्रोडक्ट FPO का फुल फॉर्म क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, यानी 1955 में ये आया था। अब आगे देखते हैं।
मांस खाद्य उत्पाद आदेश, मांस खाद्य उत्पाद आदेश। अब ये मांस खाद्य उत्पाद आदेश क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, मीट फूड, क्या बोलते हैं, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट फूड प्रोडक्ट, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, MFPO या क्या बोलेंगे, या MPO, इसको इस नाम से भी जानते हैं। MFPO तब भी यही कहेंगे और MPO तब भी यही बोला जाएगा। तो मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्ड ना। अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में कि यह भी पहले, और ये कब आया था, ये 1973 में आया। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह भी पहले ECA आवश्यक वस्तु अधिनियम, यह भी पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कब, 1955 के अंतर्गत था। कब था, 1955 के अंतर्गत। इस आदेश के तहत मांस उत्पादों का प्रसंस्करण लाइसेंस आता है। अर्थात क्या है कि मांस का लाइसेंस दिया जाता है किसके तहत, MFPO यानी MPO, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्ड ना। ये भी पहले किसके अंतर्गत था, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत था। तो देखिए उसके अंतर्गत, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कितनी सारे नियम थे ना। और अब ये कब, 1955 के अंतर्गत था ना। क्या, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब, 1955। लेकिन ये कब आया, मीट फूड प्रोडक्ट, इसको ये कब आया था, 1973 में आया था। इस आदेश के तहत मांस उत्पादों के प्रसंस्करण को लाइसेंस देना था, यानी मांस के जो इसका मतलब व्यापार करते थे, इस सब चीज़ों के लिए क्या था कि इसको लाइसेंस देना था। अब आगे देखते हैं कि वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, तेल उत्पाद आदेश। अब वनस्पति तेल उत्पाद आदेश क्या होता है कि वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, वेजिटेबल और ऑयल प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर। तो ये क्या है कि वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर। तो ये क्या है, ये VOPO, इसको क्या बोलते हैं, VOPO। देखिए ये सब फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है और फुल फॉर्म ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, VOPO, और हम लोगों ने क्या देखा था कि MFPO, और क्या देखा ना, FPO। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों का फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है। तो अब आगे देखते हैं कहाँ कि वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, VOPO, ये कब आया, 1998 में। कब आया था, 1998 में। यह भी पहले किसके अंतर्गत था, यह भी पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत था। यह भी पहले आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955 के अंतर्गत था ना। तो आप देख रहे होंगे कि जितने सारे नियम पढ़ रहे हैं सारे के सारे नियम किसके अंतर्गत थे? आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थे ना। उसमें बहुत सारे नियम थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, यह भी उसी के अंतर्गत था। और ये कब? 1955 के अंतर्गत था वस्तु अधिनियम के। और क्या है कि इसमें वनस्पति मार्जरीन के लिए विनिर्देश आते हैं, अर्थात कैसे ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अर्थात क्या है? कैसे ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, कितना मिलावट कर सकते हैं, कितना मिलावट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें समझी कि इसके अंतर्गत जो ऑयल है उसमें कितना मिलावट कर सकते हैं और कैसे क्या है कि कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है ना। इसके बारे में जानकारी इसके तहत रहती है। वनस्पति तेल उत्पाद आदेश ना, VOPO, क्या? वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर, VOPO। अब आगे देखते हैं वर्तमान में जितना कि देखिए मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना देखा सब किससे जुड़ा? किससे? FSSA से। किससे? FSSA से। इससे वर्तमान में जो तब जितना सारे नियम जितने हम लोगों ने देखे सब किससे जुड़े? इससे जुड़े हैं। अब आगे देखते हैं इसके अंतर्गत FSSA के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो FSSA के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी खाद्य पदार्थ उत्पाद क्या भारत में निर्मित सभी खाद्य पदार्थ भारत में निर्मित होते हैं या भारत में आयात किए जाते हैं या बेचे जाते हैं। आयात और बेचे जाते हैं। यह भारत में आयात और बेचे जाते हैं। और देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, गुणवत्ता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय संस्थान देखे, अब हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं। तो ये FSSA के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो भारत में निर्मित होते हैं। जितना भी हम लोगों ने देखा कि जो इसके अंतर्गत आता है सभी खाद्य पदार्थ कहाँ निर्मित होते हैं कि भारत में निर्मित होते हैं ना। यह भारत में आयात और क्या किए जाते हैं? आयात निर्यात किए जाते हैं ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो भारत में निर्मित किए हुए जो भी मतलब एक्ट वगैरह के अंतर्गत जो भी हम लोगों ने देखा ये सब चीज़ें जो ऑयल से संबंधित था, मांस
से संबंधित था, फूड से संबंधित था, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे, खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं। अब इसको देखते हैं कि पहला क्या है। देखिए ये इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस और कमीशन। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ना। तो ये CAC इसका फुल फॉर्म क्या है, कोडेक्स, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, किसके लिए, ये फूड से संबंधित इन सब चीज़ों के लिए है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, क्या है कि इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान यानी ISO। अब आगे देखते हैं कि ये विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व व्यापार संगठन का फुल फॉर्म क्या है कि इसका क्या है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना। अब उसके बाद क्या है, ये तीन हम लोगों ने पढ़ा ना, कौन कौन सी, एक CAC ना, और दूसरा क्या था, पहला CAC था और दूसरा क्या था कि ISO था और तीसरा क्या है WTO। ये तीन पढ़े हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं कि CAC के बारे में, यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस और क्या है कि कमीशन ना। अब इसमें देखते हैं कि यह एक कैसी संस्था है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय, यह एक क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है ना, जिसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए, जिसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए एवं खाद्य, उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए एवं खाद्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य, खाद्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मई 1963 में UN के FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। तो
तो ये क्या है कि CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, यह एक कैसी संस्था है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है जिसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए खाद्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मई 1963 में UN और FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। अब और देखते हैं कि इसमें कि भारत 1964 में भारत कब 1964 में कोडेक्स का सदस्य बना, कोडेक्स का सदस्य बना। तो अगर पूछा जाए कि भारत 1964 में कब, मतलब भारत कब कोडेक्स का सदस्य बना, तो 1964 में वह भारत जाके उसका 1964 में उसका सदस्य बना। लेकिन एक ऐसी संस्था है CAC, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये कह सकते हैं। और देखते हैं कि CAC जो है ये और CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है, जिसका अर्थ है खाद्य नियमावली, जिसका अर्थ क्या है, खाद्य नियमावली है, और अंतर्राष्ट्रीय द्वारा अपनाए गए खाद्य मानकों का संग्रह करना है। अंतर्राष्ट्रीय द्वारा अपनाए गए खाद्य मानकों का संग्रह करना खाद्य नियमावली है, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर द्वारा क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर द्वारा अपनाए गए खाद्य मानकों का संग्रह करना है। तो ये क्या है, ये जैसा कि हम लोगों ने समझा CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसका फुल फॉर्म है ना, CAC का फुल फॉर्म यही है। और ये कैसी संस्था है, खाद्य मानक के लिए है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसके अंतर्गत ये कब मई 1963 में UN, FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। और इसमें क्या पॉइंट याद करने वाली चीज़ है, 1964 में कब भारत इससे जुड़ा था, 1964 में, सन 1964 में ये भारत इसका सदस्य बना, किसका, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य 1964 में भारत बना। फिर खाद्य मानकों से संबंधित विकास के कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है। यही क्या है, एकमात्र बहुत अच्छा केंद्र है कि जो खाद्य मानक को निर्धारित करने के लिए, उसके कार्यों को निर्धारित करने के लिए, और वह खाद्य पदार्थ जो है वह बहुत अच्छा है, वो काफ़ी, मतलब उसका कोई मिलावट नहीं है, काफ़ी चीज़ों के लिए क्या होता है, ये CAC ये मतलब इसके निर्धारित इसका खाद्य मानक को निर्धारित करता है। और अगर सदस्य की बात करें तो भारत जो कब सदस्य बना, 1964 में CAC का सदस्य बना। अब आगे देखते हैं, CAC द्वारा प्रकाशित प्रलेख, कब CAC द्वारा प्रकाशित प्रलेख कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन था। क्या था, कोडेक्स
टेरियस कमीशन था, कमीशन है ना। अब देखते हैं ISO, इसके बारे में देखते हैं। ये ISO जो है यह राष्ट्रीय संस्थाओं की क्या करता है कि यह राष्ट्रीय संस्थाओं का विश्वव्यापी राष्ट्रीय संस्थाओं का विश्वव्यापी और गैर सरकारी संघ है। गैर सरकारी संघ है। ISO की स्थापना 23 जनवरी 1947 को हुई थी। 1947 को हुई थी। तो ISO ये क्या है, एक राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ना, संस्था का विश्वव्यापी गैर सरकारी संघ है। कैसा संघ है यह? गैर सरकारी संघ है। तो ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि ISO एक गैर सरकारी संघ है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1947 को हुई थी ना, 23 जनवरी 1947 को। अब इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे कि ISO में और CAC में इसमें अंतर क्या है। CAC और ISO इसमें अंतर क्या है कि राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? CAC राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि ISA जो CAC क्या है, राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात की जाए ISO की, तो ये ISO क्या करता है, यह स्वैच्छिक है। यह कैसा है? यह स्वैच्छिक है। तो ISA के बारे में देखा हम लोगों ने, और ISO कैसा है? यह स्वैच्छिक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था ना कि ISO है ये गैर सरकारी संगठन है ना, गैर सरकारी संघ है, और ये राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें परिवर्तन जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये बहुत विशाल स्तर पे होता है। इसमें परिवर्तन आसानी से जल्दी जल्दी नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या होता है कि इसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। अब इसकी बात की जाए तो इसमें परिवर्तन जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों में प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन होता है। मानकों का पुनरावलोकन होता है। तो राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है कौन? CAC। और वो ISO क्या है? यह ISO जो है ये स्वैच्छिक है। इसमें जो है CAC में इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कोई परिवर्तन करना होता है, किसी चीज़ में बदलाव लाना होता है तो बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन ISO की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें हर 5 वर्ष बाद क्या होता है, इसका पुनरावलोकन होता है। और कहते हैं अल्पतम स्वीकृति पद्धति का वर्णन करता है। पद्धति का वर्णन करता है। और ये क्या करता है कि वर्तमान मानक औद्योगिकी पद्धति का वर्णन करता है।
वर्णन करता है। तो ये अल्पतम स्वीकृति पद्धति का वर्णन करता है और ये ISO जो है ये वर्तमान मानक औद्योगिकी पद्धति का वर्णन करता है। अब इतना हम लोगों ने देखा, इस दोनों में अंतर क्या है। हमने CSE के बारे में देखा, ISO के बारे में देखा। ये कैसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अब हम लोगों का बचा कि एक चीज़ें और, विश्व व्यापार संगठन यानी WTA, विश्व व्यापार संगठन WTA, विश्व व्यापार संगठन, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 में हुई ना। अब और क्या देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के समझौते को लागू करके व्यापार के झगड़ों को निपटाकर और क्या कि देशों की व्यापार नीति के मुद्दों में तो क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के समझौते को लागू करना, जो भी उसके समझौते हैं, व्यापार के झगड़ों को निपटाना, देशों की व्यापार नीति के मुद्दों में क्या करना कि व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करके सहजतापूर्वक और क्या स्वतंत्रतापूर्वक निष्कपटतापूर्वक और पूर्वानुमान के साथ व्यापार चलाने में सहायता करता है। और क्या करता है? और पूर्वानुमान के साथ व्यापार चलाने में मदद करता है। तो क्या करता है कि पूर्वानुमान के साथ व्यापार चलाने में मदद करता है। तो ये सब क्या था? ये WTA क्या था कि विश्व व्यापार संगठन। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी और ये सब चीज़ें क्या है, बहुत देखिए समझने वाली चीज़ें नहीं है। इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्या 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो ये अब माइंड में आ जाएंगी और माइंड में सेट हो जाएंगी। इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म का क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी स्थापना कब हुई, कौन किससे कब जुड़ा, ये सब चीज़ें इसमें है। जिसमें FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और देखिए हम लोगों ने इसमें और एक चीज़ें क्या पढ़ी थी कि क्या हम लोगों ने देखा था कि जो फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो मानक निर्धारित किए जाते हैं वो 3 स्तर पर होते हैं ना। एक क्षेत्रीय हमने देखा था, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि क्षेत्रीय, दूसरा कंपनी और 3 नहीं 4 स्तर पर देखा था। क्षेत्रीय, कंपनी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, 4 स्तर पर। तो ये क्षेत्रीय जो है वो क्या करती है, इसे भौगोलिक स्तर पर उसका मानक जो होता है कि हाँ यहाँ का जो जलवायु यहाँ पर जैसी है तो वो अपना मानक अलग बनाते हैं। कंपनी जो है वो अपना मानक अलग बनाती है, लेकिन वो किसकी नकल होती है, वो राष्ट्रीय मानक की नकल होती है कंपनी ना।
और अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उनका मानक जो है वो पूरे हर जगह वो जो निर्धारित करते हैं, जो भी चीज़ें वो निर्धारित करते हैं वो हर जगह लागू किया जाता है। तो ये देखिए एक मतलब सरसरी निगाह से अगर आप देखेंगे तो एक मतलब कम शब्दों में समझने के लिए ये 4 मानक हैं। और क्षेत्रीय मानक क्या है इसको हम लोगों ने देखा, कंपनी मानक क्या है, वह किसकी नकल करता है, राष्ट्रीय मानक की नकल करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर भारत में कौन कौन सी संस्थाएँ क्या होती हैं, वो मानक के निर्धारित करने के लिए होती हैं। फिर हमने क्या देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उसको हम लोगों ने देखा, जिसमें CAC देखा ना, CAC कोडेक्स और एलिमेंटेरियस क्या है कि कमीशन है। ये CAC क्या है, एक ऐसी संस्था है, कैसा संगठन है, ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फिर हम लोगों ने मिलावट के बारे में हमने क्या देखा था कि मिलावट में जो होता है उसमें इसके संकट के प्रकार हमने देखे थे। संकट में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के हम लोगों ने देखे थे ना संकट के प्रकार। एक क्या देखा था, फिजिकल संकट और हैजार्ड, और दूसरा क्या देखा था, रासायनिक, और तीसरा क्या हम लोगों ने देखा था कि जैविक संकट। 3 चीज़ें कि फिजिकल और क्या यानी क्या है कि भौतिक संकट, रासायनिक संकट और जैविक संकट। भौतिक संकट में हमने क्या देखा था कि जब भी व्यक्ति देखिए कोई खाद्य पदार्थ तैयार कर रहा है, कोई भी भोजन तैयार कर रहा है, तो उसमें क्या है कि बालों का गिर जाना, क्लचर टूट कर गिर जाए, या तो आप आटा गूँथ रहे हैं उसमें आपके हाथ की रिंग चली जाए, और क्या है कि माचिस से आप कोई काम कर रहे हैं तो माचिस का टुकड़ा चला जाए, आप चूल्हे पर खाना बना रहे हैं अभी आप लकड़ी का टुकड़ा चला जाए, मतलब जाने या अनजाने में कोई खाद्य पदार्थ में कोई चीज़ गिर जाना, ये क्या कहलाता है, भौतिक संकट के अंतर्गत आता है। बात करें रासायनिक संकट की, तो रासायनिक संकट क्या होता है, केमिकल हैजार्ड क्या होता है, तो रासायनिक संकट क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। मतलब कोई भी कलर जो होती है, आप जानते भी हैं कि जिस कलर को बैन कर दिया जाता है, कितने भी कलर ऐसे हैं कि इसको बैन कर दिया गया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन ऐसे कलर का खाद्य पदार्थ में यूज़ करना जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, तो वो क्या आता है, रासायनिक संकट के अंतर्गत आता है। कि आप उसको या तो आप उसकी जिसकी एक लिमिट मात्रा होती है आप कलर यूज़ करने की, आप उस मात्रा से आप ज़्यादा यूज़ कर दे रहे हैं, या उससे आप कम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये रासायनिक संकट के अंतर्गत आता है। अब बात करें कि भौतिक संकट क्या है, जैविक संकट की, तो जैविक संकट क्या होता है कि इसके अंतर्गत देखिए 2 हमने पढ़ा था। एक क्या होता है जिसे हम देख सकते हैं, एक किसे क्या होता है जिसमें हम नहीं देख सकते, जैसे कि भोज्य पदार्थ में क्या हो जाए, मक्खी गिर जाए, मच्छर गिर जाए, तिलचट्टा गिर जाए, ये सब क्या है, इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये सब क्या है कि ये दिखाई देने वाले जैविक संकट हैं, दिखाई देने वाले जैविक संकट। और ना दिखाई देने वाले जैविक संकट क्या होते हैं, वो आँखों से नहीं दिखते, जैसे कि फफूंदी हो गया ना, फफूंदी हो गया, और भी कई चीज़ें होती हैं कि फफूंदी हो गई, यीस्ट हो गई, मतलब और बैक्टीरिया हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।